लोग पाकिस्तान में सोचते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका और आज जो कुछ नेपाल में हो रखा है उस तरह क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अवाम उस तरह क्यों नहीं निकल रहे या उस तरह की कोशिश क्यों नहीं करते। तो उनके लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान में जो अवाम है वो किसी हद तक सियासतदानों के पीछे लगकर जितनी भी जदोजहद करती है, वो फातिमा जना हूँ, वो जुल्फ़िकार भुट्टो हूँ, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हूँ या अब इमरान खान साहब हूँ, वह हर लीडर के पीछे अपनी इस्तात के मुताबिक निकली और हर दफ़ा वोट के ज़रिए कुछ ना कुछ तब्दील करने की कोशिश की। यहाँ जो सबसे बड़ी रुकावट है वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो अवाम के सामने अब मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है। आखिर इससे पहले भी यही कुछ होता रहा, लेकिन अवाम के सामने उस हद तक वो सारी तफसीलात सामने ना आई कि ये क्या कुछ करते रहे। अवाम का एक अपना रोमांस था पाकिस्तानी अफवाज के साथ। इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि उस वक़्त ये ओवरऑल ये एक इदारा बतौर इदारा फ़ौज को लेते और कहते हैं हाँ फ़ौज के साथ वो रोमांस था। फ़ौज के साथ आज भी वो रोमांस है, मगर इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जब आपने डिफाइन करना हो तो ये कह लें कि ऊपर चंद बैठे जनरल्स या कोर कमांडर की हद तक और फिर कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग साथ मिलाकर ये सारा गंदा खेल खेलते हैं। वो अब तो मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने नंगा हो चुका है और अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, पाकिस्तान में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान की अवाम में इतनी इस्तात नहीं या पाकिस्तान की अवाम उस तरह निकल नहीं सकती, तो मेरा भी कभी ये ख्याल था कि जो ये जीटी रोड वाली पट्टी है जिसमें आप रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन को ले लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये मेरे दोस्तों को पता है, उनके साथ बहस में अक्सर ये ऐसी बातें होती थी। हमारा एक दोस्त खैबर पख्तूनख्वा से है, बाकी सारे हम पंजाब से थे, तो वो बातें करता था तो हम उसके साथ ऐसे लड़ते थे जैसे बंदा ये कोई दुश्मन या मुखालिफ हो। तो वो बेचारा कहता था कि मेरी बात तो सुन लो यार, कुछ तो सोचो, या कुछ नहीं सोचो तो कम से कम मेरी बात सुनने का तो हौसला पैदा कर लो, हम तो बात सुनने की हद तक भी नहीं तैयार थे। ये बात मैं कर रहा हूँ 2022 में जब रजीम चेंज हुई उससे पहले। तो अक्सर हम लोग यानी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत हद तक ना सिर्फ मुख्तलिफ था बल्कि फौज को लेकर बड़ा जरहाना था अपने दोस्तों के साथ भी। तो मैं अक्सर ये इसमें मेरी राय होती थी कि मैं कहता कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस पट्टी वाली जो मैंने 3 डिवीजन नाम वो है रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, यहाँ अगर ये हमारी चादर चार दीवारी को भी इस्तेमाल कर दें, हमारे घर में आकर ये घुस में जो कुछ भी कर लें, घुसकर अपने बच्चों औरतों को भी उठाकर ले जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि फिर भी ये लोग उस रोमांस को ख़त्म करेंगे। फिर ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल हुआ तो लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों में वो नफरत पैदा होगी जिसका कभी हम कहते हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो सकती है। ये मेरी राय थी। मैं कहता था कि इस हद तक भी अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चली गई तो ये लोग इस पट्टी के इन डिवीजन्स के लोग बिल्कुल नहीं चूं से चलान नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि अब पाकिस्तान के 90% से ज़ायद लोग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार के जो सियासी किरदार है उससे नफरत करते हैं। अच्छा, तो फिर ये उठते क्यों नहीं? अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जिस तरह नेपाल में हो रहा है, तो ये नौजवान उठते क्यों नहीं आपने कहीं? तो इस याद रखें कि जिस आप अवाम को जिन नौजवानों को आप इंतशारी टोला कहते हैं, उस इंतशार के दरमियान रियायत पर तो अपने अकेली बात करते हैं ना, लेकिन ये उस हद तक खुद अपने तय क्यों नहीं उठते? यानी ये इंतज़ार करते हैं कि कोई लीडर कॉल दे तो फिर ही हम बाहर निकलें। तो याद रखिएगा, इस इंतशार के दरमियान यही हमारे जो सियासी लीडर हैं यही बांधते रहे। वो चाहे एंड पे डील कर लेते, चाहे कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते, या जैसे भी हो आप इसको जिस तरह जी चाहे सोचे, मुस्बत मनफी, लेकिन बुनियादी तौर पर यही सियासतदान ही होते हैं। आप कतर के बाद देख लें, मुल्क 2 अलग हुआ लेकिन आगे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने संभाला दे लिया, उसके बाद जाल आ गए, उसके बाद मियाँ साहब आ गए और पीपल्स पार्टी का दौर आया। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन
सियासतदान फिर भी दरमियानी रास्ता तलाश कर लेते थे। अब खान साहब भी क्या कहते हैं, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। लेकिन जिन लोगों के दिलों में ये है कि ये अवाम खुद से, ये नौजवान उस तरह क्यों नहीं उठते, तो मैंने, अब हो सकता है ऐसी चंद एक पोस्टें और किसी के नज़र से भी गुजरी हूँ, लेकिन मेरी नज़र से जो गुजरी हैं, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग जो ये जिसे जेन जी कहते हैं, ये जिसे नौजवान लोग जिन पर एतराज़ किया जाता है कि ये अपने तय से क्यों नहीं उठते, तो वो पोस्टें इतनी खतरनाक हैं कि अगर अगला मरहला फिर वही है। वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में भी हम नौजवान निकले, 26 नवंबर को जब गोलियां खाई तो इसी मुल्क के नौजवान थे, वो कहीं और से तो नहीं आए थे। और इससे पहले सारे सियासतदानों के, माजी में जाए भुट्टो साहब के, माजी करीब में जाए मियाँ साहब के, और अब खान साहब के इतने बड़े बड़े जलसे, तो ये खुद से क्यों निकलते? ये निकलते थे तो तभी इतने बड़े बड़े जलसे होते थे ना। हाँ, तो फिर अब जब सियासतदान या ये जो लीडरान जब जेल में गए, जब कोई तख्तादार पे चढ़ा, या कोई जलावतन हुआ, या खुद साहब जलावत नहीं काटी, या आप जेल में है, तो अपने तय से लोग क्यों नहीं निकलते? ये वो आखिरी मरहला तो कह लें कि आन पहुंचा है। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ होश के नाखून ना लिए, तो जिनके दिलों में यह है कि ये अवाम निकलती नहीं खुद से, या ये जो कहते हैं कि ये निकलेंगे नहीं, या ये जो कहते हैं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक की बातें करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो उनके लिए है कि अब बात चल पड़ी है। वो कहते हैं कि हम तो निकलते हैं, लेकिन मुर्शद को फिर आगे वो जो आपको पता है ना, वो जो लब्बे की पट्टी है, अल्फाबेटिक जो रुफ़े तजी हैं, उनके कुछ लफ्ज़ लिख दिए जाते हैं। वो खान साहब से मोहब्बत होने के बावजूद भी देखें लफ्ज़ वो मुर्शद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे वो लफ्ज़ एक दरमियान में उसका रुफ़े तजी का लगाकर कहते हैं कि अवाम तो निकलती है, मगर फिर ये मुर्शद फिर आगे वो लफ्ज़ ये कहता है कि नहीं, आपने कानून और आइन के दायरे में रहकर जदोजहद करनी है। तो क्या जो कुछ श्रीलंका में, बांग्लादेश में या नेपाल में हो रहा है, वो आइन और कानून के दायरे में रहकर हो रहा है? तो उन लोगों के लिए सोचने का वक़्त है, और वो जितना जल्दी इस पर कुछ सोच विचार कर लें, या कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, या कोई सियासी अमल को चलने दें और एक बेहतर अंदाज में चलने दें, अपनी मुदाखलत काम कर लें तो ठीक, वरना ये हालात पनपने शुरू हो गए कि अब लोग खान साहब पर भी जो कहते हैं कि खान साहब कहते हैं आ जाओ, वो आ जाते हैं, हाँ वो कहते हैं वापस चले जाओ, तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अब ये सोच परवान चढ़ना शुरू हो गई है कि हम निकलते हैं, मगर फिर मुर्शद, लफ्ज़ वो मुर्शद का इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के लिए, अब इमरान खान के लिए अब भी, मगर दरमियान में मैंने कहा ना कि वो रुफ़े तजी के वो लफ्ज़ जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को पता है कि मेरा इससे क्या मतलब है, वो आगे इस्तेमाल करके फिर कहते हैं कि मुर्शद कहता है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। तो जिस दिन इस इंतशार के रास्ते में, याद रखिएगा, आज इस पाकिस्तान में इंतशार के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो वो इमरान खान साहब की यही सोच है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, और आपने आइन और कानून के दायरे में रहकर बात करनी है। और जितने भी आपके तजिया नगार हैं, जितने भी आपके जो सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो बात हर बंदा यही करता है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर आपने जदोजहद करनी है। लेकिन ये सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। देखें, ये तो अपना अपना पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनका सोशल मीडिया है, लेकिन जो जेन जी है वो सिर्फ उसके साथ लगती है जिसका वो सोचते हैं कि ये बंदा ठीक है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो उस बैनी को उठा लेते हैं, उस बैनी को प्रमाण चढ़ाते हैं। मगर जिस दिन उन्होंने सोच लिया श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के नौजवानों की तरह, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अभी पोस्टें उस तरह की आना शुरू हो गई, ऐसे पहले मैंने नहीं देखी, बहुत से लोग सिर्फ इस पर वैसी बात करते थे, नौजवानों को कहते जरूर थे तो खुद से भाई निकलो ना, इमरान खान क्यों आपको कॉल दे। तो वो सिलसिला अभी शुरू कह ले हो चुका। आज से पहले अगर किसी बात को, किसी बयानिए को फैलने में 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल लगते थे, तो अब वो चंद दिन, चंद हफ्ते या चंद महीने लगते हैं। और बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि ये नौजवान खुद से भी निकलेंगे, फिर ना आइन और ना फिर कानून की वो उस हदूद में रहकर जदोजहद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नौजवान अब
इंतशार के रास्ते में खड़ी हो साखरी दीवार, इमरान खान साहब को भी ये कहते हैं, मुर्शद लिखते हैं मगर साथ वो लफ्ज़ लिखकर रूह तजी के तो कहते हैं कि ये कहता है यहाँ इनके कानून के दूध में रहना है, बाहर नहीं निकलना। और फिर जब ये नजरिया प्रवान चढ़ गया और नौजवान ने कमान अपने हाथ ले ली तो फिर वो उसी तरफ ही जाएंगे। और मेरा ख्याल है इस खित्ते में, जनूबी एशिया के खित्ते में, इंडिया में वैसी डेमोक्रेसी है, वो तो आपको पता है। वहाँ आप जितनी भी बड़ी मीटिंग्स देखते हैं, मुआहदे देखते हैं, MOU साइन होते देखते हैं, दूसरे ममालिक के साथ तजारती मुआहदा हो, इवन कि दफाई मुआहदा भी हो, इनको तो जरूर लेनी चाहिए दफाई मुआहदों में इस्टेब्लिशमेंट की, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन बाकी मुआहदों में इनका कोई दूर दूर तक का भी कोई काम नहीं है इनका इसमें मुदाखलत करना। तो वहाँ एक सिस्टम है, इसकी वजह से वहाँ शायद उस हद तक ना हो। बांग्लादेश में जबर का निज़ाम कायम किया सिन्हा वाहिद ने तो हो गया, श्रीलंका में उनके जो निज़ाम वहाँ के सदर थे उन्होंने किया तो वहाँ हो गया, नेपाल में वहाँ की शराफिया ने वो निज़ाम कायम किया जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ के नौजवान भी उठ खड़े हुए। तो यहाँ के नौजवान भी अनकरीब आपको खुद से उठते हुए नजर आएंगे। फिर वो आयन और कानून के दूध में रहकर जद्दोजहद नहीं करेंगे। और वो मिसालें भी देते हैं कि मुर्शद कहता है कि आयन और कानून के दूध में, जबकि वहाँ ये तीनों ममालिक की जब मिसालें देते हैं कहते हैं वहाँ के आयन और कानून के दूध में रहकर नौजवानों ने कोशिश की। अगर ये नजरिया प्रवान चढ़ गया, ये सोच प्रवान चढ़ गई, ये बयानिया फैल गया, तो फिर ये नौजवान खुद से निकलेंगे। फिर वो किसी मुर्शद की भी नहीं मानेंगे, किसी सियासी लीडर की भी नहीं मानेंगे, किसी शराफिया की भी नहीं मानेंगे, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी। तो वो तो आपको पता ही है पहले ही, जिस तरह इन लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं और हर दफ़ा गोलियां खाकर लोग भागेंगे नहीं, कभी भगाएंगे भी। ये सोचने वाली बातें हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, और इस माशरे के उन लोगों के जो सरकर्दा हैं, जो इस मुल्क को चलाने में आपने थे जितना भी उनका कुछ असर और सूख, अमली जदोजहद, यहाँ कोई कावश है, तो उन सब के लिए सोचने का ये मकाम है। वरना वो अगला मुल्क पाकिस्तान ही होगा। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।